नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम भूगोल का एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अध्याय 3, जल संसाधन। अच्छा, देखिए यहाँ पर चिंटू टीवी देखकर कितना परेशान है कि असम में बाढ़ आ गई है। लेकिन पिंकी जो बात कह रही है वो बहुत गहरी है। वो कहती है कि पानी जो जीवन देता है वही जीवन ले भी सकता है। सोचिए, एक तरफ हमें पीने के लिए, खेती के लिए, कारखानों के लिए पानी चाहिए, और दूसरी तरफ यही पानी जब बाढ़ बन जाता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। पानी का यही जो दोहरा रूप है ना, इसे समझना बहुत जरूरी। तो यहीं से एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। हम सबने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, और पानी तो एक नवीकरणीय संसाधन भी है, मतलब वो फिर से बन जाता है। तो फिर हम हमेशा ये क्यों सुनते हैं कि पानी की कमी है, जल संकट आने वाला है? ये कैसे हो सकता है? इसी पहेली को हम इस पूरे चैप्टर में सुलझाएंगे। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पानी से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स और आंकड़े देखेंगे। फिर समझेंगे कि ये जल दुर्लभता यानी पानी की कमी होती क्यों है और हमें इसे बचाने की जरूरत क्यों है। इसके बाद हम बड़े बड़े डैम्स यानी बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि इन प्रोजेक्ट से क्या समस्याएं आती हैं। और आखिर में हम पानी बचाने के कुछ पुराने पारंपरिक तरीकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। जल, कुछ तथ्य और आंकड़े। यहाँ हम समझेंगे कि इतना सारा पानी होते हुए भी असल में हमारे पास उसकी कमी क्यों है। जरा इस चार्ट पर गौर कीजिए। ये हमें पानी की पूरी कहानी बताता है। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है ना, उसमें से 97.5%, जी हाँ 97.5% पानी खारा है, जो समुद्रों में है। हमारे काम का यानी मीठा पानी सिर्फ 2.5% है। और रुकिए, इस 2.5% का भी ज्यादातर हिस्सा बर्फ के रूप में ग्लेशियरों में जमा है। हमारे इस्तेमाल के लिए जो पानी बचता है वो हमें जमीन के ऊपर, नदियों, तालाबों से या जमीन के नीचे से मिलता है, जो वाटर साइकिल के जरिए बार बार रिन्यू होता रहता है। अब ये जो नंबर है ना, ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया के करीब 20 करोड़ लोगों को पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ये आंकड़ा हमें चेतावनी दे रहा है कि जल संकट कितना बड़ा और कितना नजदीकी है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जल दुर्लभता और संरक्षण। देखिए, जैसे ही हम पानी की कमी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फौरन रेगिस्तान या सूखे की तस्वीर आ जाती है। लेकिन पानी की कमी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता। ये दो तस्वीरें पानी की कमी को बहुत अच्छे से समझाती हैं। पहली तस्वीर में जहां औरतें पानी के लिए लंबी लाइन में खड़ी हैं, ये है मात्रात्मक कमी, मतलब वहां पानी है ही नहीं। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है, बाढ़ आई हुई है, फिर भी ये बच्चा पीने का साफ पानी ढूंढ रहा है। इसे कहते हैं गुणात्मक कमी। मतलब पानी तो बहुत है, पर वो इतना गंदा या प्रदूषित है कि किसी काम का नहीं। तो जल दुर्लभता इन दोनों वजहों से हो सकती है। तो सवाल उठता है कि पानी की कमी होती क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। पहला कारण है अतिशोषण, यानी हम पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या, लोग बढ़ रहे हैं तो पानी की जरूरत भी बढ़ रही है। तीसरा, खेती के लिए पानी की बढ़ती मांग। फिर आता है औद्योगिकरण और शहरीकरण, शहर और फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं। एक और बड़ा कारण है पानी का असमान वितरण, यानी किसी के पास बहुत पानी है तो किसी के पास बिल्कुल नहीं। और आखिर में सबसे बड़ा विलन, जल प्रदूषण, जो अच्छे भले पानी को भी बेकार कर देता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखिए। एक तरफ इजराइल जैसा देश है, जहां साल में औसतन सिर्फ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन फिर भी वहां पानी की कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा भारत है, जहां औसतन 114 सेंटीमीटर बारिश होती है, फिर भी हमारे देश के कई हिस्से हर साल सूखे की मार झेलते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे साफ है कि असली समस्या पानी की मात्रा की नहीं, बल्कि पानी के सही प्रबंधन की है, यानी प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की। तो आज़ादी के बाद इसी वाटर मैनेजमेंट की समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय सोचा गया। हमारा अगला सेक्शन इसी के बारे में है, बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनाएं, जिन्हें हम आम भाषा में बड़े बड़े बांध या डैम्स कहते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बड़े बांधों को बड़े गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर कहा था।
उनका सोचना था कि ये डैम्स सिर्फ पानी नहीं रोकेंगे, बल्कि ये देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएंगे। इनसे खेती, गांव, उद्योग, शहर सबका एक साथ विकास होगा। तो ये बांध आखिर होता क्या है? आपकी किताब के मुताबिक बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय या झील बनाती है, मतलब नदी के पानी को रोकने वाली एक दीवार। और क्योंकि ये एक साथ कई उद्देश्य पूरे करते हैं, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई करना, शहरों को पानी देना, बाढ़ को रोकना और यहाँ तक कि टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसलिए इन्हें बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़े समाधान के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए अब इन बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी समस्याओं को भी समझते हैं। तो इन आधुनिक भारत के मंदिरों से क्या-क्या दिक्कतें सामने आई? आइए एक-एक करके देखते हैं। पहली बात, नदी का नेचुरल फ्लो रुकने से उसके साथ बहकर आने वाली मिट्टी और गाद, जिसे तलछट कहते हैं, वो डैम में ही जमा होने लगती है, जिससे धीरे-धीरे बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। इससे नदी में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर लाखों लोगों को अपनी जमीनें, अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है। अलग-अलग राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और तो और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनसे भूकंप का खतरा बढ़ता है, पानी से होने वाली बीमारियां फैलती हैं और ज्यादा सिंचाई से जमीन खारी यानी लवणीय हो जाती है। और जब पानी को लेकर इतने सारे फायदे और नुकसान होंगे तो जाहिर है विवाद भी होंगे। जैसे कि कृष्णा गोदावरी नदी को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों में विवाद छिड़ गया। इसी तरह नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बना, जिसने इन परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय असर पर गंभीर सवाल उठाए। तो अगर बड़े डैम से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या कोई और रास्ता है? बिल्कुल है, और इसका जवाब हमारे आखिरी सेक्शन में छिपा है। चलिए अब बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण की, यानी बारिश के पानी को बचाने की हमारी अपनी पुरानी और असरदार तकनीकों के बारे में। देखिए, पानी का संरक्षण करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इसका तो बहुत पुराना और शानदार इतिहास रहा है हमारे देश में। ईसा से भी पहली सदी पहले इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में पानी इकट्ठा करने का बेहतरीन सिस्टम था। मौर्यों के समय में तो बड़े बड़े बांध, झीलें और सिंचाई के सिस्टम बनाए गए थे। 11वीं सदी की भोपाल झील उस जमाने की सबसे बड़ी बनावटी झीलों में से एक थी, और 14वीं सदी में दिल्ली के हौज खास का तालाब भी इसी का एक उदाहरण है। भारत के अलग अलग कोनों में लोगों ने अपनी सूझबूझ से पानी बचाने के कमाल के तरीके निकाले। जैसे पहाड़ी इलाकों में, खासकर पश्चिमी हिमालय में, नदियों का रास्ता बदल के खेतों तक पानी लाने के लिए गुल या कुल जैसी नालियां बनाई गईं। राजस्थान के सूखे इलाकों में बारिश के पानी को जमा करने के लिए खेतों को खादीन और जोहड़ में बदल दिया गया। और बंगाल में जहां बाढ़ आती थी, वहां खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई गईं। अब इन्हीं पुराने तरीकों का एक मॉडर्न और बहुत ही आसान रूप है छत वर्षा जल संग्रहण। ये कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। छत पर जो बारिश का पानी गिरता है, उसे एक पाइप के जरिए नीचे बने एक टैंक में या सीधे एक गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये पानी धीरे धीरे जमीन में रिसकर जमीन के नीचे के पानी यानी भूजल को रिचार्ज कर देता है, और फिर इसी पानी को हम बाद में कुएं या हैंडपंप से निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है कर्नाटक का गंडाथुर गांव। इस छोटे से गांव में लगभग 200 घरों ने अपनी छतों पर यह सिस्टम लगाया हुआ है, और आज ये गांव वर्षा जल के मामले में आत्मनिर्भर और समृद्ध बन गया है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस दौर में जहां बड़े बड़े डैम्स और नहरें हैं, क्या बारिश के पानी को बचाने के ये पारंपरिक तरीके हमारे देश के बढ़ते जल संकट को हल करने में आज भी उतनी ही कारगर हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।